नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम मेनका हंडू है। मैं एक कश्मीरी स्टोरी टेलर हूँ, यूट्यूबर हूँ। हंसी मजाक की कश्मीरी में कहानियाँ सुनाया करती हूँ, लोगों को हंसाने की कोशिश करती हूँ। आज भी आपको मैं एक किस्सा सुनाऊंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, एक ऑनलाइन फ्रॉड की बात है जो मेरे खुद के साथ हुआ कल फोन पर 7 दिसंबर 2022 को। और मेरा मकसद ये वीडियो हिंदी या उर्दू में बनाने का सिर्फ इतना है कि हम अपनी बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और यकीन मानिए, ये वीडियो शूट करने से पहले मेरे दिमाग में भी, मेरे जहन में बहुत बातें आई। जैसे लोग क्या कहेंगे, कैसा लगेगा, मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, क्योंकि उस कॉल पर मैंने एक नहीं कई गलतियां की और वो गलतियां मैं करती ही चली गई। शायद इस वजह से जो फ्रॉडिया था उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया। लेकिन अब दो बातें हैं, या तो मैं ये मन में ये डर या शर्म रखती और आने वाले दिनों में 5-10 कहानियां ऐसी ही कहीं ट्विटर पे, अखबार पे या न्यूज़ चैनल्स पे पढ़ती, या तो मैं आज आपके साथ ये कहानी शेयर करती और शायद 5-10 लोगों की मदद कर पाती। मुझे दूसरा तरीका ज़्यादा ठीक लगा, इसलिए मैंने सोचा आज आपके सामने आके अपनी बेवकूफ़ी एक्सेप्ट करूं और आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको कोई काम धंधा नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, करनी है तो सिर्फ लूट, फ्रॉड, और उसके तरीके वो बहुत अच्छे अच्छे तरीके उन्होंने ढूंढ रखे हैं। पहले आपने सुना होगा, पहले ईमेल्स आया करती थी, फलानी लिंक पे क्लिक कीजिए, इतने पैसे आपको मिलेंगे, वगैरह वगैरह। अब उन्होंने बहुत नए नए तरीके सीखे हैं और यकीन जानिए, जब आप उनसे बात करते हैं आपको लगता है कि ये बहुत बहुत सच है, क्योंकि उनके जो तरीके हैं वो इतने फूल प्रूफ हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान और या एक एवरेज इंटेलिजेंट इंसान, जो मैं अपने आप को मानती हूँ, वो भी उनके जाल में फंस जाता है। तो बात कल दोपहर की है। मैं कहीं काम से घर वापस लौट रही थी। मेरे पास एक नंबर से फ़ोन आया और वो आईवीआर जैसे होते हैं, वो एक दबाइए, दो दबाइए, उस तरह का जो उसको आवाज़ थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई, आपका फेडेक्स से कोई आप पार्सल भेज रहे थे, वो रुक गया है। चूँकि मैं लिफ्ट में अंदर बाहर कर रही थी तो मुझे आवाज़ जो है ठीक से आई नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मुझे सुनाई दिया कि इस बारे में और जानकारी के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक दबाएं। अब हम लोग क्या है, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, तो बहुत मेरे भी पार्सल जो है आने वाले थे, इसलिए ये सब मुझे काफ़ी लेजिट, काफ़ी ठीक साउंड किया। मैंने एक दबाया तो वापस वो मशीन के पास चला गया और उन्होंने पूछा कि किस बारे में बात करनी है। तो वहाँ एक ऑप्शन आया जहाँ मैं एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए कुछ एक और नंबर दबाना था, जो कि मैंने किया। और वहाँ से कोई बोले और उन्होंने कहा कि जी, हम फेडेक्स मुंबई के अंधेरी ब्रांच में आपका नंबर लगा है, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं अभी ज़रा कम्यूट कर रही थी, घर से बाहर थी और कोई पार्सल है फेडेक्स से, मेरा क्या है उसकी कहानी। तो उन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा, मैंने उनको नंबर दिया। उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए मेरा नाम वहाँ से रिपीट किया। तो सब कुछ काफ़ी ठीक लग रहा था मुझे अभी तक। मैंने कहा जी, यही मेरा नाम है। तो उन्होंने कहा, आप बम्बई से कोई एक पार्सल भेज रहे थे चाइना, और वो जो है हमने रोक दिया है क्योंकि उसके अंदर कुछ इलीगल माल जो है पकड़ा गया है। मैंने कहा, बम्बई? मैं तो बम्बई में मैंने पढ़ाई, चूंकि मेरी इंजीनियरिंग मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को जहन में नहीं है ये जगह। मैंने कहा, बम्बई तो मेरे को गए हुए इतना वक्त हो गया, बल्कि मैं तो दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं देखिए, या तो फिर आपकी कोई आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये हो नहीं सकता। चूंकि ये बाहर हमें एक कंसाइनमेंट भेजना था, तो उन्होंने आपका जो है आधार कार्ड भी जमा किया है उस वक्त। तो हमारे पास आपके आधार कार्ड की भी जानकारी है, नंबर है। तो मैं, सच मानिए तो मैं डर गई, और यही थी मेरी पहली गलती, क्योंकि उनको जो है वो डर मेरी आवाज़ में समझ आ गया था।
मैं शायद ज़हनी तौर पे बहुत काम नहीं थी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँगी, अगर आपके पास कभी ऐसा कोई नंबर से फ़ोन आए और वो आपसे इस तरह की बात करें, तो आपको सबसे पहले अपना जो है दिमाग बहुत काम रखने की ज़रूरत है और उसी वक़्त जवाब ना दें। उनसे ये कहें कि मैं आपसे 5-10 मिनट के बाद बात करती हूँ या करता हूँ, या मुझे फलां ढिमका टाइम पे आप फ़ोन करें, जब तक आप थोड़ा खुद रिलैक्स हो जाएं। चूँकि मैं अचानक से डर गई, मैं बाहर से कहीं से आ रही थी, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई कॉल मुझे आएगा। और चूँकि इन्होंने फेडेक्स का नाम लिया, तो मैं कुछ पार्सल एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मुझे लगा शायद उससे रिलेटेड ये बात है। खैर, तो मैंने उनसे कहा, भाई जब मैं वहाँ रहती ही नहीं हूँ तो कैसे हो सकता है कि मैं पार्सल भेजूं, जब मैं उस जगह पे मौजूद ही नहीं हूँ, कभी मैं यहाँ रहती हूँ। तो उन्होंने कहा, देखिए ऐसा हो सकता है कि किसी ने जो है आपकी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ की है, यानी कि आपके नाम से, आपके डॉक्यूमेंट से कोई इलीगल काम यहाँ चल रहा है और आपको उस बारे में मालूम नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, आप आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, मैं तो आधार कार्ड का हार्ड कॉपी कभी अपने साथ लेके नहीं जाती। तो मेरे को अगर कहीं ज़रूरत होती है कभी बैंक वगैरह में, तो मैं वहीं डाउनलोड करके उनको देती हूँ। मेरी हार्ड कॉपी तो मेरी अलमारी में पड़ी हुई है आधार कार्ड की। तो उन्होंने कहा, चलिए हम एक काम करते हैं, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, सो जिससे प्रूव हो जाएगा कि वो आप नहीं हैं, सिर्फ उन्होंने आपके नाम इस्तेमाल किया है या आपकी आइडेंटिटी इस्तेमाल की है और वो कंसाइनमेंट भेजा है। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक एड्रेस लिखवाते हैं जहाँ से ये पार्सल गया है, यानी सेंडर का एड्रेस, जो कि इस केस में अभी तक मैं हूँ, और वो बम्बई शहर का एड्रेस है, और जिनको भेजा गया है ताइवान में, उनका भी हम एड्रेस, आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखवाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा, और इसके बाद आपकी हम क्राइम ब्रांच से बात करवाएंगे यहाँ मुंबई में। ये थी मेरी गलती नंबर 2। भला एक फेडेक्स वाला मुझे कैसे कहीं क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र करे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं डर गई थी और ये थी मेरी सबसे बड़ी भूल। खैर, तो इन्होंने मुझे अपना नाम जॉन मैथ्यूज़ बताया और अपना एम्प्लॉय आईडी भी लिखवाया और एक फुल एड्रेस लिखवाया चाइना के उस आदमी का। और इन्होंने मुझे ये भी जिस सेंडर ने मेरा नाम इस्तेमाल करके ये पार्सल भेजा था, वो एड्रेस भी लिखवाया, जो वो भी अंधेरी में ही था। अब चूंकि मैंने, जैसे कि कहा, मैंने बम्बई में जो है अपनी पढ़ाई की है, तो मुझे बम्बई का अंदाज़ा है। तो ये जो सारे ये एड्रेस और ये जगह बता रहे थे, तो ये सारी लेजिट हैं, बड़ी सही जगह हैं, ऐसी जगह एग्जिस्ट करती हैं वहाँ। तो मेरा जो है डर शायद अंदर ही अंदर बढ़ता चला गया, और जो मैं फिर से कहूँगी, जो इस फ्रॉडिये की जीत थी। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा, आप ये भी लिखिए कि उस कंसाइनमेंट का क्या नंबर है और उस कंसाइनमेंट में क्या क्या था। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा जब हम आपकी क्राइम ब्रांच से बात करवाएंगे तो वो आपसे ये सारी बातें पूछेंगे। मैंने कहा बेहतर। और मैं यहाँ मैंने नोटबुक अपनी उठाई और उसमें मैंने ये सारी डिटेल्स लिखी, और कंसाइनमेंट में उन्होंने मुझे कहा कि कोई इलीगल तरीके से वीड यानी गांजा कुछ 800 ग्राम या कुछ, तो उन्होंने मुझे बताया, अभी मुझे याद नहीं है कितनी क्वांटिटी वो, और कोई एक्सपायर्ड बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, कुछ पासवर्ड्स हैं, इसलिए ये इलीगल है। और ये सब सुन के जो है मैं बहुत डर गई। मैंने कहा ठीक। तो उन्होंने कहा कि अब जब हम आपकी क्राइम ब्रांच से बात करवाएं तो आप कह दीजिएगा कि जो फेडेक्स वाले हैं वो कोऑपरेट करने को तैयार हैं, और वो आपको जो है सीसीटीवी फुटेज देंगे इस इंसान की जो यहाँ आया था, और वो आप नहीं हैं, और आप बात कर लीजिए कैसे करना है, क्योंकि आपका नाम इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है फंस गया है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं इसी कॉल पे बनी रही, और इन्होंने मुझे फिर से ट्रांसफ़र किधर किया। वो प्रोसेस भी काफ़ी लेजिट था, और तो वहाँ से मुझे किसी ने बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई में हूँ, अंधेरी में, आप कहाँ रहती हैं, और आपने ऐसे कंसाइनमेंट भेजा था। तो उन्होंने कहा कि जी हमें मुझे आपको पूरी
जानकारी देनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं दोगी तब तक मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और मैं एक बहुत अच्छे सिटीज़न, एक बहुत अच्छे नागरिक की तरह फिर से बेवकूफ़ी कर बैठी और इन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अब अपना, क्या ये नंबर तुम्हारा व्हाट्सएप पे है? मैं कहा जी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे कॉल करूँगा और ये तुम्हारा बयान होगा, इसे मैं रिकॉर्ड करूँगा। जी, मैं मानती हूँ बहुत बेवकूफ़ी है, लेकिन पूरी बात सुनिए। मैं ये, आप मुझे बेवकूफ़ ज़रूर समझें, लेकिन आप इसमें से कुछ सीखें। मेरी बस इतनी ही तमन्ना है कि ये बहुत लोगों तक पहुँचे और उनके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मैं इमीडिएटली तुमको व्हाट्सएप पे फ़ोन करता हूँ और फ़ोन मत काटना। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन किया और वहाँ से मुझे एक आईडी कार्ड भेजा। ये जो आईडी कार्ड है, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत डॉक्यूमेंट्स भी मुझे और भेजे, जिससे उन्होंने मेरा जो है विश्वास, मेरा ट्रस्ट जीता। बहुत बेवकूफ़ी है, मैं फिर मानती हूँ। और वो जो आईडी है और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो इनका जो नाम था, नाम भी बहुत अटपटा था। इनका नाम, उन्होंने मुझे कुछ फर्स्ट नेम और उसके बाद गुप्ता बैनर्जी सरनेम था। और ये अकल की बात है कि गुप्ता और बैनर्जी का कोई मेल नहीं है। गुप्ता जो है हमारी बनिया कम्युनिटी के जो भाई लोग हैं, उनका सरनेम है। बैनर्जी एक जो बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं, बंगाली सरनेम है। और ना तो ये गुप्ता जैसे साउंड कर रहे थे, ना ही बैनर्जी जैसे। ये सब ध्यान मुझे कॉल ख़त्म होने के बाद आया। और जो हमारे बंगाली भाई बहन हैं, उनका एक तरीका होता है बात करने का। वो कितनी भी कोशिश करें, वो एक्सेंट उनका रहता ही है, और ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे देखिए, मैं खुद बॉम्बे में रह चुकी हूँ, मेरे वहाँ दोस्त हैं, मेरा आना जाना है वहाँ। मुझे फिर भी ये समझ, मेरा दिमाग इस तरफ नहीं गया कि इनका एक्सेंट में भी, इनके मराठी एक्सेंट है नहीं। और ना तो ये गुप्ता साउंड कर रहे हैं, ना बैनर्जी, और ना ही ये मराठी साउंड कर रहे हैं। ठीक है, खैर। तो इन्होंने मुझे वो भेजा और मेरा पूरा कंसंट्रेशन था कि भाई मैं प्रूव कर दूं कि मैं एक बहुत ईमानदार सिटीजन हूं और मेरा इस मनी लॉन्ड्रिंग से एट्सेट्रा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब ये सब हुआ तो इन्होंने मुझे बोला कि तुम एक सेकंड रुको, तुम मुझे अपना जो है आधार कार्ड तुम्हारा इस तरह है। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि कभी तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट खोया था? मैंने कहा नहीं, मैं तो बहुत कॉशियस हूँ। और मैं फिर आपको बता दूँ, मैं एक रीजनेबली इंटेलिजेंट इंसान हूँ, बहुत कॉशियस हूँ। टच वुड, मेरा ज़िंदगी में कोई मेरा आइडेंटिटी प्रूफ जो है कभी खोया नहीं है, कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। खैर, बट लाइक दे से देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, सो शायद ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो ये सब उन्होंने कहा मैं तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूँगा, तुम बोलती चली जाओ जो ये सारी कहानी है, और झूठ मत बोलना। और जो है कहीं शहर छोड़ के जाना मत। यहाँ मैं आपको एक बात और कहूँगी, जब ये इतना भरोसा आपका जीत लेते हैं, इसके साथ साथ आप इनको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अपने बारे में देते हैं जो ये पूछते भी नहीं हैं। जैसे कि तुम बॉम्बे में नहीं रहती तो कहाँ रहती हो? तो मैंने उनको पक्का पक्का बताया मैं कहाँ रहती हूँ, मतलब एड्रेस नहीं बताया, लेकिन इस तरफ उस तरफ जो भी उनको अंदाज़ा हो गया। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी, चूँकि मैं साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी, हिंदुस्तान में बहुत जगह में रही हूँ, तो मुझे एक्सेंट्स का अंदाज़ा है। लेकिन पता नहीं, जब अकल बंद पड़ जाती है, शायद वो पूरी तरह से बंद पड़ जाती है। इनका एक्सेंट आंध्रा एक्सेंट था, आंध्र प्रदेश के लोग जैसे हिंदी बोलते हैं वैसा इनका एक्सेंट था। और ये पूरे टाइम मेरे साथ अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। और थोड़ा बहुत, अब ये वीडियो वरना बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको बहुत डिटेल्स दूं, जो बातें इन्होंने मेरे साथ की, प्रोफेशनल ये वो, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था ये ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, ऐसे कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं। अब ऑब्वियसली इतना फुल प्रूफ प्लान बनाने के लिए कुछ तो अकल लगती होगी, तो ये पढ़े लिखे लोग थे। ऐसे मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि मैं किसी जाहिल से बात कर रही हूँ, वरना तो वो वहीं प्लान उनका फेल हो जाता। खैर, ये सब करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए मेनका जी, एक चाइनीज़ मनी लॉन्ड्रिंग करने का काम, यहाँ एक आदमी है, उसका नाम है कुछ जिपलिंग या कुछ, हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन जो है उसने, आप अकलौते नहीं हो, उन्होंने ऐसे 30 लोगों की और आइडेंटिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ की है।
और उनके आधार कार्ड, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, पता वगैरह उन्होंने पता करके जो है उसका इस्तेमाल किया है और कई अकाउंट्स खोले हैं जिसके थ्रू वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अगर आपने इनको अरेस्ट कर लिया है तो आपको पता ही है ना कि मैं नहीं हूँ। जब आप खुद कह रहे हैं कि 30 और लोग हैं, तो उन्होंने उनकी चालाकी देखिए। उन्होंने कहा जी वो हम कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आपका नाम है इसमें और आप मुझे इनोसेंट साउंड कर रही हैं और आप तो यहाँ हैं भी नहीं, तो अब आपका मौका है ये प्रूव करने का कि आप चोर नहीं हैं या आप फ्रॉड नहीं हैं। और मैं तो ऑलरेडी डर के साए में बात कर रही थी, जिसका उनको पूरी तरह से अंदाजा था, क्योंकि वो तो ऐसे काम, उनका तो दाएं बाएं हाथ का खेल है ये सब काम करना। पता नहीं कितने लोगों को बेवकूफ़ बना चुके होंगे और अभी शायद हमें देख भी रहे होंगे या सुन भी रहे होंगे। खैर, ऐसे जलील लोग हैं हमारी दुनिया में। ये यहीं ख़त्म नहीं होता। इसके बाद इन्होंने मुझसे कहा तुम मुझे 5 सेकंड का समय दो, तुम इसी कॉल पे बनी रहो, मुझे एक सीनियर ऑफिशियल के साथ जो है बात करनी पड़ेगी और वही जो वो प्रोसीजर बताएंगे आगे क्या कर सकते हैं। और इस बीच इन्होंने मुझे 2 डॉक्यूमेंट और भेजे और उन्होंने मुझे कहा तुम इनको पढ़ो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तुम्हें साइन करके फिर से भेजने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने कहा देखो मिनका, अगर तुम कॉम्प्रोमाइज करती हो हमारे साथ, ये इन्वेस्टिगेट होगा केस, तुम्हारा नाम इसमें से चला जाएगा। जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अभी तक भी, और अब भी मुझे शर्म ही आ रही है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो पूरा करूँगी और आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी ताकि आप इसमें ना फंसें। खैर, तो मैंने कहा ठीक है। और इसी बीच लेकिन उन्होंने एक वेरिफिकेशन कॉल, जो कि उन्होंने मुझे बताया कहीं की, और बिल्कुल जैसा हम फिल्मों में सुनते हैं कि कहीं कंट्रोल रूम से कैसी आवाज़ें आती हैं, पीछे से बहुत नॉइजी एक बैकग्राउंड होता है, कोई तेज़ तेज़ बात करता है, तो वहाँ ऐसी ही आवाज़ आई और उन्होंने मुझे मेरा आधार कार्ड का नंबर पढ़ा और कहा कि जी इनके 2 अकाउंट हैं बम्बई शहर में एक बैंक में, और वहाँ से कुछ बहुत गबन हो रहा है और बहुत पैसा जो है ट्रांसफ़र उधर इधर किया गया है। मैं डर में तो थी ही, और जब डर में इंसान होता है उसकी अकल पड़ जाती है बंद। तो मैं अभी पता नहीं कौन सा ख्यालों में मैं थी, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी, मुझे खुद पे शर्म आ रही है। लेकिन चले कहानी पूरी करते हैं। तो उसके बाद तो उन्होंने कहा देखो ये वेरीफाई भी हो गया, तो मैं ज़रा सीनियर अफसर के साथ बात करता हूँ, देखता हूँ वे अवेलेबल हैं या नहीं। मैंने कहा ठीक, बेहतर। तो अब सीनियर अफसर ने तो वहाँ प्रेजेंट होना ही था, क्योंकि ये तो सब एक ही साथ मिले हुए थे। लेकिन मुझे अभी तक भी कुछ अंदाज़ा नहीं है। कई इन्होंने, जैसा कि मैंने कहा कि ये छोटी छोटी गड़बड़ हुई, जैसे कि ये मुझे बोल रहे थे बट आई वॉन्ट यू टू बी आउट ऑफ दिस केस एंड आई कैन सॉल्व दिस फॉर यू इन हाफ एन आवर, यानी कि मैं आधे घंटे में तुमको इसमें से बाहर निकाल सकता हूँ अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगी, क्योंकि तुम तो बहुत इनोसेंट हो। मैं शायद ये सुन के ही खुश हो गई कि हाँ मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ। जैसा कि मैंने कहा, हम जोश में, डर में अपने होश खो देते हैं। मैंने भी खो दिए थे। आपसे भी ये गलती हो सकती है, भगवान न करे कि आपके साथ ऐसा हो। खैर, अब सीनियर अफसर जो है लाइन पे आए, वे बड़े रोबीले थे। तो उन्होंने कहा या व्हाट इज़ योर नेम, क्या है तुम्हारा नाम? तो मैंने कहा जी ऐसे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारा नाम इस केस में फंसा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग में, तो क्या है तुम्हारा कहना? मैंने कहा जी मैंने अभी अपनी बात आपके दूसरे कोलीग को बता दी है। तो उन्होंने कहा देखो मिनका, इसका एक जो है प्रोसीजर होता है। पहले तो तुम शहर छोड़ के कहीं जाओगी नहीं, और हमारी परमिशन के बिना तो नहीं जाओगी। मैंने कहा जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि न केवल इतना कि अभी तो कुछ हमें इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे तुम्हारे बैंक अकाउंट्स, कहाँ कहाँ है तुम्हारा बैंक अकाउंट। मेरा XYZ बैंक में बैंक अकाउंट है। तो यहाँ मैंने की एक और गलती, इनको ये भी बता दिया कि कौन से बैंक्स में मेरा अकाउंट है, हालांकि इन्होंने इतना पूछा नहीं था। तो मैंने जैसे कि कहा, अपने आप को प्रूव करने के लिए हम जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा ऐसा बोल जाते हैं जो इन्होंने पूछा भी नहीं होता, और जिससे इन फ्रॉडियों की मदद हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमें एक स्क्रीनशॉट चाहिए होगा कि कितना बैलेंस है, और मैंने कहा ठीक है, वो भी मैंने कर दिया। खैर,
उसके बाद लेकिन स्क्रीनशॉट का वो कुछ कर नहीं सकते। और बाय द वे जो मैंने इनको सारी कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वे मैंने व्हाट्सएप से बाद में डिलीट भी कर दिए। लेकिन आप और हम जानते हैं एक बार डिजिटल इम्प्रिंट्स कहीं पड़ गए हमारे डॉक्यूमेंट्स के तो उनको रिट्रीव करना कोई ज़्यादा इतना मुश्किल बात नहीं है। तो ये बहुत बचकानी बात है कहना कि मैंने तो डिलीट कर दिया, अब उनके पास हैं भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो अकाउंट्स हैं हमें इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे और उसके बाद अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो ये अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे 2 साल के लिए। मैंने कहा अच्छा अब क्या? तो कहते कि अब तुम क्या इस्तेमाल करती हो, फलाना ऐप इस्तेमाल करती हो, फलाना ऐप इस्तेमाल करती हो। मैंने कहा जी नहीं, मैं नेट बैंकिंग जो है लैपटॉप पे करती हूँ, फ़ोन पे नहीं करती। हाँ मेरे पास पेटीएम है। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं था, यहाँ मैंने की एक और बेवकूफ़ी। और उन्होंने कहा हाँ पेटीएम ठीक है। तो पेटीएम पे उन्होंने मुझे कहा कि तुम पेटीएम खोलो। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें ये ऑप्शंस हैं, उसमें एक अदर बैंक्स करके ऑप्शन आएगा। मैंने कहा हाँ। और अभी तक मेरी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि अब मैं जब पीछे सोचती हूँ कि कैसा मेरा जो है दिमाग उस वक्त कैसे चल रहा था, क्या मेरी मेंटल स्टेट थी, तो मैं इस वक्त तक उनके जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। उनको लगता होगा क्या तुम कह रही हो कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुमसे तो बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और जो कि सच भी है, मैंने प्रूव भी कर दिया उस कॉल पे। लेकिन जैसा कि हम बोलते हैं एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, ये एक एक्सीडेंट ही था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने मुझे एक अकाउंट नंबर लिखवाया और जैसा कि आप जानते हैं जब हम किसी बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं पैसे तो वो अकाउंट होल्डर का जिसके नाम पे अकाउंट हो वो भी पूछता है। और इन्होंने मुझसे कहा आप लिखो मुंबई फिनेंशियल डिपार्टमेंट। मेरे अभी भी दिमाग में ये बात नहीं समझ आ रही क्योंकि डर था और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मुंबई फिनेंशियल डिपार्टमेंट कैसा नाम हुआ। और एक अकाउंट नंबर इन्होंने मुझे लिखवाया जो कि एक बैंक का लेजिट अकाउंट नंबर था। और मैं उसके बाद आया ट्रांसफ़र करने का बटन कि पे। मैंने कहा क्या करना होगा? कहते कि अब इसमें तुम कुछ अमाउंट डालोगी और वो 15 मिनट में तुम्हारे 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर तुम्हारे अकाउंट में वापस हम भेज देंगे, ये प्रोसीजर है। मैं कहा जी ये कैसा प्रोसीजर है? यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो मैंने कहा अच्छा अब क्या करना, कितना अमाउंट डालना होगा? मैं अपने दिमाग में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अपने दिमाग में सोच रही थी मैं 500-600 रुपये डाल देती हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी पैसे तुम्हारे अकाउंट में हैं तुम्हें वो फुल अमाउंट डालना पड़ेगा। मैंने कहा फुल अमाउंट, ये कैसा प्रोसीजर है? कहते यही प्रोसीजर है। और अब जो है ये साहब अपना आपा खोने लगे क्योंकि शायद इनको अंदाज़ा हो गया था कि ये मान नहीं रही। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं मैं इतना तो मैं नहीं डाल सकती, अपना अकाउंट कैसे मैं खाली कर दूं, ये मेरा सेविंग्स बैंक अकाउंट है या जो भी अकाउंट है। तो उन्होंने कहा यही प्रोसीजर है और सुनो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा जो बैंक अकाउंट्स हैं वो 2 साल तक बंद हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। मैंने कहा मैं पूरे पैसे नहीं डाल सकती इसमें, आप मुझे छोटी सी रकम बता दें, 100 रुपये 150 रुपये, मैं उतना कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझसे, तो वो अब अपना आपा खोने बैठे। कहते अच्छा ठीक है अगर इतने नहीं डाल सकती तो एक 49,999 रुपीज़ डाल दो। यहाँ इन्होंने बेवकूफ़ी की। मैंने कहा ये क्या चल रहा है? मैंने कहा मैं कंफर्टेबल नहीं हुई ये करने में। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हमें तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, तुम बोल दो इसी कॉल पे कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ और जो है हम तुम्हारे अकाउंट सील कर देंगे। मैंने कहा ठीक है मैं बोल देती हूँ। और मैंने बोल दिया कि मैं जो है ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। उन्होंने फ़ोन काटा और काटते समय मुझे गाली भी दी। जी बहुत गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया उन्होंने। और जब ये कॉल कटी और ऐसा मानिए मैं शिवर कर रही थी लिटरली, क्योंकि मुझे उस वक्त समझ आया कि अगर मैं वो पे का बटन या ट्रांसफ़र का बटन दबा देती तो मेरा जो पूरा अकाउंट है वो खाली हो जाता।
और तब मुझे इतनी बात उनके साथ इतनी देर एंगेज करने के बाद एकदम से सब कुछ फ्लैश करने लगा और ये समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। जब मैं उस शहर में ही नहीं हूँ, जब मैं वहाँ रहती ही नहीं, तो मुझे क्या डर होना चाहिए कि मैंने वहाँ पे कोई पार्सल भेजा है या नहीं। और मेरा जो आधार कार्ड है या किसी का भी आधार कार्ड है, वो एक आइडेंटिटी प्रूफ है। उसको कहीं किसी ने सबमिट कर दिया या क्या कर दिया या कोई ट्रांसफ़र किधर किया, मेरे बैंक से कोई अकाउंट से पैसे गए हैं, ये तो बिना ओटीपी के तो हो नहीं सकता। और ये मेरे जहन में बिल्कुल ये बात नहीं आई। और वैसे मैं काफ़ी अवेयर हूँ, काफ़ी मैं कॉशियस भी रहती हूँ ज़िंदगी में, लेकिन वही देखिए हादसा होना था। लेकिन शुक्र उस ऊपर वाले का, उस भगवान का, मैं तो बच गई। लेकिन मैंने सोचा मैं आपके साथ ये कहानी शेयर करूं कि फ्रॉड के कितने नायाब तरीके लोगों ने ढूंढ लिए हैं और आप और हम जैसे लोगों का मेहनत का बहुत बहुत ही परिश्रम से बनाया हुआ हमारा पैसा जो है, ये एक सेकंड इनको नहीं लगता, आपके अकाउंट्स ये साफ कर जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है वो फ्रॉडिया अभी हमें देख रहा हो, ये वीडियो भी देख रहा हो। उन्होंने जिन नंबरों से मुझे फ़ोन किया, जो अकाउंट नंबर्स दिए, वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि ये वीडियो मैं अपनी चैनल असवुन कोशर ASVUNKOSHUR पर अपलोड करूंगी। अपने इसी नाम से जो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक पेज है, अपना पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, ये मैं हर जगह जो है ये वीडियो अपलोड करूंगी। और मेरी आपसे गुजारिश है, ये कोई आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं है, मुझे समझ आता है, लेकिन प्लीज़ ये पूरा वीडियो सुने और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं, जिनको आप नहीं चाहते कि ये फ्रॉड का शिकार बने, उन सब के साथ जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए, जिस भी प्लेटफॉर्म से, चाहे मुझे टैग कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं इस फ्रॉड को लेकर या कभी जो आपके साथ हुआ हो, आपने जो स्टेप्स उठाए हो, वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए। आज आप ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मेरे लिए नहीं, सिर्फ इन फ्रॉडियों को, ऐसे लोगों को जेल तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने हम जैसे आम लोगों का जो है जीना दोबर कर रखा है, जीना दुश्वार कर रखा है, उनके लिए इसको जितना शेयर कर सकते हैं आप उतना कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होती है।